कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन। सबसे पहले हम कॉटन को कैरेक्टरिस्टिक्स को दो भागों में विभाजित किया है, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें संगठन, कंपोजिशन। कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का फॉर्मूला C6H10O5 होता है, यानी कपास के एक अणु से 6 अणु कार्बन बनते हैं। कपास में 40 to 90% तक सेल्यूलोज व 5 से 8% तक जल होता है। कुछ प्राकृतिक अशुद्धियां भी विद्यमान होती हैं। विरंजित कपास सबसे शुद्ध होता है। विरंजित यानी ब्लीच्ड कॉटन। कपास के रेशे मोम की एक रक्षात्मक कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जो रेशों की कच्ची अवस्था में गलने से बचाती है। साथ ही रेशों में सटने की में सहायता प्रदान करती है। रेशे की लंबाई व व्यास, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ फाइबर। कपास के रेशे की लंबाई आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है। यह सभी प्राकृतिक रेशों से छोटा होता है। फलतः इसके रेशे से निर्मित वस्त्र के सतह खुरदरे होते हैं। चमक का भी अभाव होता है। ठीक है। अब हम आते हैं अणुवक्षणीय रचना यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अणुवक्षणीय यंत्र से देखने पर कपास की अनुप्रस्थ व अनुदेय काट अलग अलग दिखाई देती है। कच्ची कपास एक पतली नली के समान दिखाई देती है। इस नली में कच्ची नली भाई जी इस नली में सैप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। कपास के पकने के पश्चात तरल सैप सूखकर सिकुड़ जाता है। वह रेशा चपटा हो जाता है। अतः रेशे में ऐंठन या घुमाव अर्थात व्यावृत परिवलन कॉन्वोल्यूशंस पड़ जाते हैं। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे पड़ जाते हैं। देखिए, ये है कपास की संरचना। मैंने बताया आपको 2 तरीके से काटा जाता है, अनुप्रस्थ व अनुदेय। अनुप्रस्थ मतलब वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये जब आप हॉरिजॉन्टल काटते हैं, तो वर्टिकल काटते हैं, तब आप देखेंगे कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले नीचे बीच की नली, ल्यूमेन जिसको बोलते हैं, ऊपर क्यूटिकल और फिर परिवलन। ये परिवलन ही है जो कॉन्वोल्यूशंस कहलाते हैं, और जो कपास का रेशा छोटा होने के बावजूद आपस में सटने की जो क्षमता होती है वो इसी के कारण होती है। और ये जो ल्यूमेन है, इसके अंदर सैप भरा होता है। जब वो कच्चा होता है रेशा और जब पक जाता है तो इस लेमन सैप जो है वो गायब हो जाता है और ल्यूमेन छोटा या पतला होता जाता है। और ये जो रेशा है वो पारदर्शी घूमे घूमे रिबन के समान दिखाई देता है और चपटा होता है। रंग एवं चमक, कच्ची अवस्था में इसके रेशे भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। पकने के पश्चात ये रेशे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास की रेशा ही सफ़ेद होता है, परंतु कई बार धूप आदि के कारण इसके रेशे पीले पड़ जाते हैं। फिर हम आते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। कपास के रेशे में प्रत्यास्थता के गुण का सख्त अभाव होता है, इसलिए इसका आकार निश्चित रहता है। अतः इसका खींचकर फैला नहीं सकते। वस्त्र पर सलवटें पड़ जाने पर वह बनी रहती है, परंतु इस्त्री करने पर ये सलवटें दूर हो जाती हैं। ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कपड़े को हम धोते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, और फिर जब हम प्रेस करते हैं तो वो फिर से फैल जाता है। वो इसमें जो इलास्टिसिटी की कमी होती है उसके कारण होता है।
मजबूती एवं दृढ़ता, स्ट्रेंथ एंड टेनेसिटी। सभी प्राकृतिक रेशों में से कपास का रेशा छोटा होते हुए भी काफ़ी मजबूत एवं शक्तिशाली होता है। इससे बने वस्त्र काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। गीला होने पर इसकी मजबूती 30% तक अधिक बढ़ जाती है, अतः इन्हें आसानी से बेहिचक एवं निर्भय होकर बार बार रगड़कर धोया जा सकता है। कपास के रेशों में मजबूती परिवलन या इसमें ऐंठन जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है के कारण होती है। प्रतिस्कंदता, अब यह आप ध्यान रखना, परिवलन यानी कॉन्वोल्यूशंस, ये आपके बार बार कपास जब भी आएगी तो आपको ये परिवलन या कॉन्वोल्यूशंस के बारे में जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी के कारण कपास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसी के कारण है। प्रतिस्कंदता या रेजिलियंसी, प्रत्यास्थता के समान ही कपास के रेशों में प्रतिस्कंदता के गुण का भी अभाव रहता है। यही कारण है कि एक दो बार सूती वस्त्र पहने जाने के कारण पश्चात ही उन्हें धोना और इस्त्री करना पड़ता है। पूर्वाकृति ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है कपास में। कृत्रिम परिसज्जा व परिष्कृति करते सब कपास के परिसज्जा वस्त्रों पर एक विशेष आकार दे दिया जाता है। शिकन प्रतिरोधकता, शिकन क्या मतलब होता है? क्रीज। सूती वस्त्रों के एक बार या दो बार पहनने या प्रयोग करने से ही शिकन बढ़ जाता है। ऐसे कपास के रेशों में नम्यता, प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता के गुणों के सख्त अभाव के कारण होता है। कृत्रिम विधि से परिसज्जा व परिष्कृति देकर उन्हें शिकन प्रतिरोधी बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसा है कि आपको मालूम है आजकल रिंकल फ्री कॉटन आने लगा है, जिसकी पैंट्स शर्ट्स बनती हैं और ब्रांडेड शर्ट्स आपको मिलती हैं। और अब आपने देखा होगा कि हम जो कॉटन वो लेके आते हैं सूट्स वगैरह, उसमें भी बहुत जल्दी सल नहीं पड़ते जितना कि पहले पड़ा करते थे। वो उसमें फिनिशेस देने के कारण होते हैं। फिर आते हैं विमितीय स्थायित्व यानी कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम लंबाई और चौड़ाई में हम आप देखें और धोने के बाद में देखें तो वो एक समान रहे। कपास के रेशे में विमितीय स्थायित्व का गुण बरकरार रहता है, क्योंकि इसके रेशे ना तो सिकुड़ते हैं और ना ही विस्तारित ही होते हैं, परंतु वस्त्र निर्माण के समय तनाव खिंचाव के कारण पहली धुलाई से थोड़ा सा सिकुड़ना आता है। इसमें विमातीय स्थायित्व में हल्का सा अंतर आ जाता है। ठीक है। ताप संवाहकता। ताप संवाहकता या हीट कंडक्टिविटी। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिसमें गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। प्रकाश का प्रभाव। निरंतर सूर्य के प्रकाश में रखने से सूती वस्त्र कमजोर होकर निर्बल हो जाते हैं व इनका रंग भी पीला हो जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण दरवाजे व खिड़की के पर्दे हैं, जिस पर अधिक धूप पड़ती है तो इनका रंग फीका पड़ जाता है। रगड़ का प्रभाव। सूती वस्त्र काफ़ी मजबूत एवं शक्तिशाली होते हैं, अतः इन्हें निर्भय होकर रगड़ रगड़ कर धोया जा सकता है। आपने देखा होगा कि धोने के टाइम पे कभी पीटने से भी पीटा जाता है। गीले होने पर इसकी मजबूती और भी बढ़ जाती है, अतः इन्हें पीट पीट कर भी धोया जा सकता है, परंतु पीटने से इसका तंतु कमज़ोर होकर शीघ्रता से फट जाता है। और उसका रीज़न ये है कि जो कपास का रेशा होता है वो छोटा होता है, तो ये एक्चुअली रेशा डैमेज नहीं होता, रेशे आपस में जो सटे हुए होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और उसके कारण ये फट जाता है। आप फटे हुए जो हिस्सा है कभी उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दाद्यता या कंबस्टिबिलिटी। कपास के रेशों में अधिक ताप सहने की क्षमता विद्यमान होती है। जलाने पर यह कागज के समान जलता है और इसमें से कागज जलने जैसी ही गंध आती है। फूली फूली धूसर रंग के राख अवशिष्ट के रूप में बनती है। स्वच्छता एवं धुलाई। सूती वस्त्र शीघ्रता से गंदे होते हैं,
क्योंकि इसकी सतह खुरदुरी होती है जिसमें आसानी से धूलकण फंस जाते हैं। कपास के रेशे छोटे होते हैं, फलता वस्त्र की सतह खुरदुरी होती है। सिकुड़न, सूती वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ता है, हालांकि इसके रेशे में सिकुड़न क्षमता विद्यमान नहीं होती है, फिर भी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में खिंचाव, तनाव एवं परिसज्जा के अभाव के कारण सूती वस्त्र सिकुड़ते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों एवं फफूंद का प्रभाव। सूती वस्त्रों पर सूक्ष्म जीवाणुओं एवं कीटों का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु फफूंदी का प्रभाव शीघ्रता से पड़ता है। फफूंद सूती वस्त्रों को क्षतिग्रस्त कर नाश कर देती है। बरसात के दिनों में अगर सूती वस्त्रों में स्टार्च डालकर नमी युक्त जगहों पर रख दिया जाए तो उसमें से सड़ान आने लगती है, वस्त्र चित्तीदार हो जाते हैं तथा सड़गल जाते हैं। ये फफूंद होते हैं जो वस्त्रों को नष्ट कर डालते हैं। फफूंद काली चित्तियों के समान धब्बेदार दिखाई पड़ते हैं, अतः कभी भी स्टार्च युक्त सूती वस्त्रों को बरसात के दिनों में नमी वाले स्थानों में संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। विद्युत संवाहकता। विद्युत संवाहकता क्या होती है? आपने जब वस्त्र पहनते हैं और फिर उतारते हैं, स्पेशली अभी सर्दियों के दिनों में, तो आप देखेंगे कि हमारे उसमें से करंट जैसा निकलता है, उसको विद्युत संवाहकता कहते हैं। कपास के रेशे में विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, अतः इन्हें कभी भी स्थैतिक विद्युत प्रभार यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस निर्मित नहीं होता। इस कारण ये वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं और शरीर को सुख पहुंचाते हैं। अब आते हैं अवशोषकता यानी एब्जॉर्बेंसी। कपास के रेशों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता अधिक होती है, साथ ही सूती वस्त्रों में नमी भी शीघ्रता से फैल जाती है, इसलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए सर्वथा अनुकूल एवं आरामदायी होते हैं। शरीर से निकले पसीने को वे शीघ्रता से सोखकर उन्हें फैला देते हैं, जिससे त्वचा की शीतलता मिलती है। कपास की आर्द्रता प्रति धारण क्षमता 7.8% तक होती है। अम्ल का प्रभाव। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, जिसमें कि सबसे पहले अम्ल का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ एसिड। सूती वस्त्र पर तनु कार्बनिक एसिड यानी कि डाइल्यूट ऑर्गेनिक एसिड का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु रंग खराब हो जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू के रस, ऑक्सैल्जिक एसिड आदि का उपयोग किया जाता है। सांद्र कार्बनिक अम्ल से सूती वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आदि। इनके तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड से भी कपास के रेशे निर्बल व कमजोर हो जाते हैं। क्षार का प्रभाव। क्षार यानी बेस। तो सूती वस्त्र पर साद्र क्षार का प्रभाव पड़ता है और इसके रेशे निर्बल होकर गल जाते हैं, परंतु हल्के क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विरंजन का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग। सफ़ेद सूती वस्त्र बार बार के प्रयोग से पीले व गंदले हो जाते हैं, अतः इसमें सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीचिंग करना आवश्यक होता है। सूती वस्त्र पर किसी भी प्रकार का ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु घरेलू ब्लीच के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, नील आदि सर्वोत्तम रहता है। पसीने का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ स्वेट। सूती वस्त्र बार बार के प्रयोग से पीले एवं गंदले हो जाते हैं, अतः इसमें सफ़ेदी लाने के लिए ब्लीचिंग की जाती है। और पसीने के प्रभाव में सूती वस्त्र बार बार पसीने के संपर्क में आकर कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि पसीना जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अगर पसीने युक्त वस्त्रों को बिना धोए ही संग्रह करके रखते हैं तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यहाँ से वस्त्र कड़े हो जाते हैं और रगड़ने के पश्चात जल्दी ही फट जाते हैं, इसलिए वस्त्र संग्रह करने से पूर्व इन्हें अच्छी प्रकार से रगड़कर धो लेना चाहिए। रंगों का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ डाइज। सूती वस्त्र पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं, इसलिए सूती वस्त्रों को रंगने के लिए पक्का रंग चढ़ाने के लिए
अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। और सूती रंग वस्त्र पर कौन से रंग चढ़ सकते हैं या डाइज का प्रयोग किया जाता है? वेट डाइज, बेसिक डाइज, डायरेक्ट डाइज जो कि हम टाइन डाई में यूज़ करेंगे, बाटिक कला के लिए नेफ्थलीन रंग क्योंकि हमें कोल्ड डाइज चाहिए होते हैं। साधारण सूती वस्त्र की अपेक्षा मर्सराइज्ड वस्त्र पर अधिक सहजता से रंग चढ़ते हैं। और मर्सराइजेशन क्या होता है ये हम जब फिनिशेस पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। कल हम लिनन पढ़ेंगे, है ना। मैं इसको यहीं समाप्त कर